बच्चों देखो, एक और प्रॉब्लम अपन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है सल्फर सॉलिड फॉर्म में। इसकी हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन गैस के साथ में, और ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है गैस की फॉर्म में। ठीक है, और तुमने फर्दर दूसरी इक्वेशन जो है SO2 गैस ली, इसकी रिएक्शन कराई तुमने दोबारा से ऑक्सीजन गैस के साथ में। ठीक है, और ये क्या फॉर्मेशन कर गया, अपना सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन कर गया। बैलेंस इक्वेशन है। अब वो बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई व्हाट विल परफॉर्म, है ना, क्या होगा जब हम, ठीक है, जब हम SO3 की सांद्रता को क्या कर देंगे बच्चों, बढ़ा देंगे। तो देखो SO3 की सांद्रता को जब हम बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये तो हमारा पहला इक्विलिब्रियम है K1 मान लो, दूसरा वाला इक्विलिब्रियम है K2 मान लो। ठीक है, जब हम SO3 की सांद्रता को बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या होगा, दूसरा वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो होगा क्या, देखो उत्पाद की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, पश्च दिशा में चली जाएगी। तो पश्च दिशा में जाएगी, यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, हमारी पश्च दिशा में जाएगी। वो अलग अलग प्रकार से ऑप्शन देगा कि भाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, S की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, SO2 की कंसंट्रेशन घटेगी, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो जब हम SO3 की सांद्रता बढ़ाएंगे तो दूसरी अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी, यानी SO2 की सांद्रता दोबारा बढ़ जाएगी। ये किसको डिस्टर्ब करेगा, इक्विलिब्रियम 1 को। तो इक्विलिब्रियम 1 भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पश्च दिशा के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगी, हमारी रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो CaCO3 है। ठीक है, अब CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कार्बन सॉलिड के ऊपर से पास करा रहे हैं। तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब मान लो उसने अपने से बोला, क्या बोला भाई, कि कार्बन सॉलिड जो है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो क्या असर होगा पहले साम्य और दूसरे साम्य पर। तो देखो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कार्बन तो क्या है, प्योर सॉलिड फॉर्म में है। तो कार्बन अगर प्योर सॉलिड फॉर्म में है तो वहाँ पे तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे घटाओ, कोई भी फर्क वहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखो, अगर साम्य में हम शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो हमारा साम्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सांद्रता हमारे Kc के एक्सप्रेशन में नहीं होती है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल और यहाँ पे ले लेता हूँ इस वाले लॉजिक को समझाने के लिए। मान लो CaCO3 है सॉलिड, और ये साम्य दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अगर मैं CaCO3 की सांद्रता में कोई भी चेंज करता हूँ तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि CaCO3 क्या है बेटा, सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड की सांद्रता को अगर मैं मान लो घटा दूं तो भी हमारा आंसर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, मान लो घटा दिया, तो अभिक्रिया हमारी कौन सी दिशा में चली जाएगी, अग्र दिशा में चली जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ईथर लिया है हमने। ठीक है, अब ईथर का हमने क्या करा रहे हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, यानी H2O इसके अंदर डाला। तो ये क्या बनाता है, हमारा एल्कोहल बनाएगा और साथ ही साथ में एसिड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब H2O जो है बेटा यहाँ पे प्योर लिक्विड फॉर्म में है। अब किसी ने बोला कि भैया हमने H2O की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो H2O की कंसंट्रेशन कम करो ज़्यादा करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है। हाँ, लेकिन अगर मैं ईथर, एल्कोहल या एसिड में कोई चेंज करता हूँ तो रिएक्शन मेरी उस अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। तो स्टार मार्क करके ये पॉइंट और लिख लो वहाँ पे, शुद्ध ठोस अथवा शुद्ध द्रव, शुद्ध ठोस अथवा शुद्ध द्रव की सांद्रता को यदि हम बढ़ाएं अथवा घटाएं,
की सांद्रता को यदि हम बढ़ाएं अथवा घटाएं तो हमारे साम्य पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो हमारे साम्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, कारण की बात करते हैं, अगली लाइन में कारण करके लिख लो। क्योंकि शुद्ध ठोस तथा शुद्ध द्रव, क्योंकि शुद्ध ठोस तथा शुद्ध द्रव का एक्टिव मास हम 1 लेते हैं, एक्टिव मास हम 1 लेते हैं, अथवा वह हमारे केसी के एक्सप्रेशन में नहीं आता है, अथवा वह हमारे केसी के एक्सप्रेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो केसी के एक्सप्रेशन में वो नहीं आता, इसलिए यहाँ पे H2O की कुछ भी करो तुम, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ भी करो तुम, कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोबारा इस वाले क्वेश्चन पे आते, देखो कार्बन सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो वो तुमसे बोल देता कि भाई CaCO3 की सांद्रता जो है या वेट ऑफ CaCO3 हमने क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया। तो वेट कम किया, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, तुम्हारा एक्टिव मास तो भी 1 ही रहेगा ना, तो आंसर क्या होगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो उसने बोला हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर क्या किया बेटा, घटा दिया। अब पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, यानी तुमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड घटा दिया, यानी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया तुमने, घटा दिया। अब मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुमने घटाया, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर तुमने घटाया, तो वो दोबारा से बनने के लिए कौन सी दिशा में चला जाएगा, अग्र दिशा में चला जाएगा। ठीक है, मान लो किसी ने बोला कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी कंसंट्रेशन तुमने क्या किया, या पार्शियल प्रेशर को क्या किया, उसके तुमने बढ़ा दिया। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या परफॉर्म होगा, जरा देखना। साम्य पहले में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो पहले साम्य के अंदर क्या होगा, उत्पाद में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी सांद्रता अगर बढ़ाओगे या पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो ये पश्चिम दिशा में हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम 1 जो है वो तो क्या हो जाएगा बेटा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम 2 की अगर बात करूं तो वो कौन सी दिशा में हो जाएगा, अग्र दिशा में हो जाएगा। आई नहीं आई कहानी समझ में? तो इस तरीके से क्या है बेटा अपना इसके अंदर चलता है। दो कंटिन्यूएशन वाली साम्य जो देता है ना, उसमें इस तरीके से अपने को क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स नोट करते चलना। एक पार्शियल प्रेशर वाला दोबारा देख लो। मान लो PCl5 है गैस की फॉर्म में, इसको मैं गर्म कर रहा हूं तो ये PCl5 जो है वो टूट जाएगा। किस किस के अंदर, एक तो ये PCl3 फॉर्मेशन कर लेगा और दूसरा क्या बनाएगा, Cl2 गैस बनाएगा। अब उसने बोला हमने भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अगर PCl3 का आंशिक दाब हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है PCl3 का आंशिक दाब बढ़ेगा तो ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो जाएगी। मान लो उसने कहा कि भाई हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस बढ़ा दिया। अब पार्शियल प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब क्लोरीन गैस के मोल्स आप और ऐड करोगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस हमने अगर बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अपना पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कुल मिला के उत्पाद के मोलों की संख्या को बढ़ा रहे हो। ठीक है, उसने बोला भैया हमने वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर वॉल्यूम कम करोगे तो किधर की तरफ वॉल्यूम कम होता है, जिधर गैस के मोलों की संख्या ज्यादा कम होती है, तो पश्चिम दिशा इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे और क्लियर। तो इन पे क्वेश्चन करो आप लोग, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन पे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, केवल प्रैक्टिस अगर हो जाए तो ज्यादा समय हमें इसमें नहीं लगता, देखते ही हमारे आंसर जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमने ये सारी राम कहानी तो देख ली, कौन कौन से इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, ली चैटेलियर कंसेप्ट क्या होता है, ये सारा लॉजिक तो चलो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं हम केसी कौन कौन से तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेटा सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विखंडन की मात्रा। ठीक है,
इसको हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करेंगे किससे? अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। अब देखो मैं एक इक्वेशन लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी? PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। मान लो हमें PCl5 की कंसंट्रेशन दी हुई है C, तो टाइम t बराबर 0 पर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस तरीके से अगर इक्वेशन बनाओगे तो ही तुम्हारा आंसर पहुंचोगे, ठीक है। तो टाइम t बराबर 0 पर मान लो PCl5 की कंसंट्रेशन है C। अब टाइम t बराबर 0 का बच्चों मतलब क्या है कि आपने रिएक्शन स्टार्ट ही करी है अभी, तो रिएक्शन अभी स्टार्ट ही करी है, यानी कंटेनर में एक ही चीज प्रेजेंट होगी PCl5, PCl3 और Cl2 वो तो कंटेनर में होगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो यहां मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब मान लो कि भाई आपकी 5m कंसंट्रेशन है PCl5 की, ठीक है, और इसमें से कितना पार्ट खर्च हुआ, तो मैं मान लेता हूं कि भाई 20% पार्ट जो है ना वो खर्च हो गया, तो बचा कितना? तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि यार खर्च कितना हुआ, तो ये 20% कितना? 5 का, तो 5 का 20% में निकालूंगा, यानी 20/100, यानी एक तरीके से 20% का भी मतलब कितना हुआ? 0.2, यानी 5 गुणा 0.2 पार्ट तो क्या हो गया मेरा? खर्च हो गया। ये पार्ट क्या हो गया बेटा? खर्च हो गया। तो बचा कितना पार्ट? तो बचा कितना भाई? लिया कितना था? 5, उसमें से खर्च कितना हो गया? 5 गुणा 0.2, ठीक है, ये बचा हुआ पार्ट है। दोनों में से 5 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 0.2। अब ये क्या थी बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन यानी C, 1 माइनस ये क्या था तुम्हारा? अल्फा। अल्फा क्या होता है? यही खर्च हुआ पार्ट ही होता है, ठीक है, अल्फा, ठीक है। चलो जिनको अल्फा नहीं पता उनको अल्फा भी बता दूं, तो अल्फा क्या होता है बेटा? खर्च हुई सांद्रता बोल लो, चाहे मोल बोल लो, चाहे कणों की संख्या बोल लो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, बटा प्रारंभिक सांद्रता, अगर सांद्रता चल रहा है, मोल अगर मोल चल रहा है, कणों की संख्या अगर कणों की संख्या आपको दी गई है, ठीक है। तो बच्चों जो अल्फा होता है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसका ये फॉर्मूला है। क्या है बच्चों फॉर्मूला? आपके कितना पार्ट खर्च हो रहा है, यानी खर्च हुए, अब सांद्रता है तो सांद्रता, मोल है तो मोल, और अगर कणों की संख्या है तो कणों की संख्या, तो खर्च हुई संख्या बटा प्रारंभिक संख्या। मान लीजिए आपने किसी रिएक्टेंट का 5m लिया था, ठीक है, और उसमें से खर्च जो है ना वो कितना हो गया? 2m खर्च हो गया, तो बचा कितना? 3m। अब मान लीजिए मुझे इसका अल्फा निकालना है, तो खर्च हुई संख्या कितनी है भाई? 2m आपके खर्च हुए हैं, और प्रारंभिक कितना है? 5, तो 2/5 यानी कितना हो जाएगा? 0.4, यानी कि आप बोल सकते हो अगर परसेंट में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 40% पार्ट जो है आपका वो खर्च हुआ है। मान लो आपको 2 मोल दिए हुए थे, ठीक है, उसमें से बचे 1.5 मोल, यानी खर्च कितने हुए? 0.5 मोल आपके खर्च हुए। अब अल्फा निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? खर्च हुई मोलों की संख्या। कितने मोल खर्च हुए? 0.5। प्रारंभ में कितने लिए थे? 2 मोल, तो कितना हो जाएगा? 0.25। 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 25% आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। मान लो आपने 100 अणु लिए थे और बचे आपके कितने? 75 अणु आपके बच गए। खर्च कितने अणु हुए अभिक्रिया के दौरान? 25 अणु आपके खर्च हुए। अल्फा खर्च हुए अणुओं की संख्या यानी 25 अपॉन प्रारंभिक कणों की संख्या यानी 100 अणु आपने लिए थे,
थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। गुणा 100, अच्छा 100 बाद में करेंगे, कितना आ जाएगा 0.25, ये अल्फा, और परसेंट में निकालोगे तो कितना आएगा 25%, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो और वो इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लो कि भाई अल्फा बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, खर्च हुई संख्या बटा बची हुई संख्या, ठीक है। ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा होगा, लॉजिक जरूर आपको याद होगा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया हमारा अल्फा होता क्या है, बेसिकली इसका हमने डिस्कशन कर लिया। दोबारा अपनी इक्वेशन पे आते हैं। तो PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब यहाँ क्या है बच्चों, C कंसंट्रेशन हमने इसकी ली, ये तो प्रारंभ में होंगे नहीं। अब C कंसंट्रेशन मान लो, दोबारा समझाता हूँ, मैंने 10 m सांद्रता ली, ठीक है ना। अब इसका जो अल्फा है वो कितना है बच्चों, 0.2, यानी परसेंट में कितना बोल सकते हैं आप लोग, 20% है। यानी कि 10 m का 20% पार्ट जो है ना वो खर्च हो गया। तो कितना खर्च हुआ जरा ये निकाल लेते हैं। तो खर्च कितना हुआ भाई, 10 का मैं क्या करता हूँ 20% निकाल लेता हूँ, जो कि 0.2 होगा, यानी कि 2m पार्ट जो है वो खर्च हो गया। तो बचा कितना भाई, बचा कितना, आपने प्रारंभ में लिया था 10, खर्च कितना हुआ 10 गुणा 0.2, यही तो पार्ट बचा, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको जरा C की टर्म में लिखता हूँ। इसको मान लो ये क्या है आपका C, तो ये आ गया देखो C इंटू 0.2, तो यहाँ से C कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से देखोगे तो 10 1 माइनस 0.2 यही बनेगा ना। 10 क्या है, C है, 1 माइनस 0.2 क्या है, अल्फा। तो क्या बन रहा है, C 1 माइनस अल्फा आपका बच रहा है। और खर्च कितना हो रहा है, तो ये देखो, ये C और ये अल्फा, ठीक है। चलो अब दोबारा यहाँ पे आओ, हम मान लेते हैं कि इस सामने के लिए खर्च होने का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, C माइनस C अल्फा, यानी C 1 माइनस अल्फा। तुम्हें तो ये डायरेक्ट लिखनी है आगे से, ठीक है। अब ये खर्च कितना हो रहा है भाई, C अल्फा खर्च हो रहा है, इसका 1 मोल खर्च होगा, तो इसका और इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो इसका अगर C अल्फा खर्च हुआ तो इसका बनेगा कितना भाई, C अल्फा और C अल्फा बनेगा। आई नहीं आई कहानी समझ में? बस ये इक्विलिब्रियम की सांद्रता होगी। अगर Kc निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ये तो तुम पहले जानते हो। ये कितना हो जाएगा, C अल्फा, ये कितना हो जाएगा, C अल्फा, ये कितना हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व कर करा लेना, जो भी Kc की वैल्यू आपको पूछी है वो इजीली मिल जाएगी। आई नहीं आई कहानी समझ में, ठीक है। चलो एक और इसी तरीके से देखते हैं अपन हैबर्स प्रोसेस के लिए कैसे इक्वेशन बनेगी, जरा वो समझते हैं। तो मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखी है बच्चों, N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NH3 गैस, क्लियर है। अब मान लीजिए टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो कितनी है, 10 है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है, 10 है, यानी दोनों की कंसंट्रेशन C ले लेता हूं। ये तो स्टार्टिंग में रहा नहीं होगा। अब सामने की बात करते हैं। मान लीजिए अल्फा जो है इसके लिए क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इस समीकरण के लिए, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट बचेगा, C1 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। अब मान लो ये 1 मोल खर्च हो रहा है, तो ये कितना खर्च होगा, 3 मोल, यानी ये जो है अपना C अल्फा खर्च हो रहा है। तो ये कितना खर्च होगा भाई, 3C अल्फा खर्च होगा। कितना खर्च होगा, 3C अल्फा, C टेकिंग कॉमन 1 माइनस 3 अल्फा, ठीक है।
और ये कितना फॉर्मेशन होगा भाई 2C अल्फा। ये अगर 1 मोल खर्च होगा तो ये 2 मोल बनेगा, तो ये अगर C अल्फा खर्च हुआ तो ये कितना बनेगा 2C अल्फा। Kc की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से, क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 2C अल्फा का स्क्वायर अपॉन N2 कितना हो गया बेटा C1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, नहीं होगा नॉर्मल रहेगा, ये कितना हो जाएगा C1 माइनस 3 अल्फा की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका सामने आ जाएगा और ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो हल्का सा फोकस करो, अल्फा क्या होता है वो माइंड में रखो। कैसे निकाला जाता है, तो भाई प्रारंभिक सांद्रता से गुणा करके खर्च हुआ पार्ट निकाला जाता है। तो बचा हुआ पार्ट कैसे निकालोगे, प्रारंभ में कितना लिया था माइनस खर्च कितना हुआ था। एक और देखना है, मान लो H2 दिया है तुम्हें, इसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ कराई I2 के साथ में, क्या बन जाएगा तुम्हारा 2HI फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लीजिए टाइम t = 0 पे इसकी C कंसंट्रेशन थी, इसकी भी C कंसंट्रेशन थी, ये तो था ही नहीं। अब सामने पर खर्च कितना हुआ भाई C अल्फा खर्च हुआ, तो बचा कितना C1 माइनस अल्फा। इसका भी C अल्फा खर्च हुआ तो बचा कितना C1 माइनस अल्फा। इसका कितना बचेगा 2C अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था और उससे रिलेटेड कैसे हमें इक्वेशन बनानी है वो सेक्शन था। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हम उसमें समझ सकें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो बेटा केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 में क्या है, यदि साम्य पर ठीक है मोल तथा पात्र का आयतन दिया गया हो। ठीक है, आयतन दिया गया हो, तो बेटा पहला केस क्या है, अपने को साम्य पर यानी साम्य आ चुका है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या दी गई है और पात्र का आयतन दिया गया है, तो हम कैसे वहां पे Kc का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है बेटा, क्या है एग्जांपल जरा समझते हैं। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 के साथ साम्य में है। ठीक है, तो इसके Kc का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं। Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता अपॉन PCl5 की सांद्रता। ठीक है, ये हमारे Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, साम्य पर इनके मोलों की संख्या क्रमशः 5, 10 तथा 2 है। ठीक है, तो साम्य पर हमें मोल की संख्या दे दी और पात्र का आयतन 10 लीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन देखना, यहाँ हमें पुट क्या करना होता है, सांद्रता पुट करनी होती है और इन्होंने मोलों की संख्या दे रखी है। और मोल क्या होता है बेटा, मोल बटा आयतन करूंगा तो ही तो सांद्रता मिलेगी ना। मुझे पता है PCl3 की सांद्रता जो होगी दैट इज इक्वल टू PCl3 के मोल बटा वॉल्यूम किसका, पात्र का। हमेशा ध्यान रखो अगर गैस चल रहा है ना तो वॉल्यूम किसका आएगा, पात्र का ही आएगा। तो PCl3 के मोल की संख्या कितनी है बेटा, PCl3 के 10 मोल दिए हैं, तो ये हो जाएगा 10। कंटेनर का आयतन कितना है बेटा 10, यानी कितनी कंसंट्रेशन हो गई 1 m कंसंट्रेशन होगी। तुम डायरेक्टली यहाँ भी पुट कर सकते थे। ठीक है, मैं सेपरेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो Cl2 के हैं तो मोल ऑफ Cl2 हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी पात्र का हो जाएगा लीटर में। Cl2 की सांद्रता कितनी है बेटा 2 है और कितना है ये 10, यानी कितना हो जाएगा 0.2 m हो जाएगा। क्लियर। और PCl5 की सांद्रता की अगर बात करें, PCl5 जो है वो क्या हो जाएगा, PCl5 के मोल बटा पात्र का आयतन किस में पुट करना है अपने को, ये लीटर में पुट करना है। PCl5 के कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो ये जाएगा 5/10 यानी कितना हो जाएगा 0.5 m हो जाएगा। अभी इसको हम Kc के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो Kc बराबर यही पुट कर रहा हूं मैं, PCl3 की कितनी है बेटा 1 है, Cl2 की कितनी है 0.2 है और PCl5 की कितनी है 0.5 है।
यानी 2/5 आ जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में हो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? क्योंकि इनके अंदर अपने को केवल फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है। कंसंट्रेशन निकालो और फॉर्मूले में पुट करो। आई नहीं आई कहानी समझ में? तो इस तरीके से क्या है बेटा, अपने को पहला केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक आपको रिलेशन बताता हूँ मैं केसी और आयतन के बीच में। ठीक है, ये तो नोट कर लेना आप लोग। ये सिंपल से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है ये मैंने लॉजिक आपको इसमें समझाया। ठीक है बच्चों, अभी आपको मैं रिलेशन बताता हूँ, इसी केस में समझा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन केसी एंड वॉल्यूम। ठीक है, केसी और वॉल्यूम का रिलेशन समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक समीकरण है, AA + BB इज इन इक्विलिब्रियम विद CC + DD। इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? मोल ऑफ C अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की पावर C हो जाएगा, मोल ऑफ D अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की पावर D हो जाएगा, अपॉन मोल ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की पावर A हो जाएगा, मोल ऑफ B अपॉन कंटेनर के वॉल्यूम की पावर B हो जाएगा। और क्या लिख सकता हूँ इसको? Kc इज इक्वल्स टू मोल ऑफ C की पावर C इंटू मोल ऑफ D की पावर D अपॉन मोल ऑफ A की पावर A इंटू मोल ऑफ B की पावर B। नीचे इधर क्या बचा? 1/V की पावर C + D अपॉन 1/V की पावर A + B। ठीक है ना, इधर बेस की पावर C, V की पावर D। बेस अगर सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है, नीचे भी यही किया। और क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग इसको? NC की पावर C इंटू ND की पावर D अपॉन NA की पावर A इंटू NB की पावर B। इसको क्या लिखा मैंने? 1/V की पावर C + D माइनस A + B। और C + D माइनस A + B को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा NG लिख सकता हूँ। तो KC क्या हो जाएगा? NC की पावर C ND की पावर D अपॉन NA की पावर A NB की पावर B 1/V की पावर डेल्टा NG। और क्या हो सकता है? KC इज इक्वल्स टू NC की पावर C ND की पावर D अपॉन NA की पावर A NB की पावर B V की पावर माइनस डेल्टा NG। ये हमारा क्या है बेटा? एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर कोई बोले तुमसे कि भाई ये समीकरण है, इसमें वॉल्यूम और केसी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो तुम्हें याद रखना है केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर माइनस डेल्टा एन, या फिर केसी इज इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर डेल्टा एन। ये रिलेशन बच्चों आपको याद रखना है ताकि हमारा समय बच सके। आई नहीं कहानी समझ में? केसी क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v की पावर माइनस डेल्टा एन के, और केसी क्या होता है? 1/v की पावर डेल्टा एन जी के प्रोपोर्शनल होता है। एन जी क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ पे किया था हमने? केपी और केसी के टाइम पे किया था। ठीक है, नोट कर लो इसको और याद रखो केसी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है v की पावर डेल्टा एन जी के। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल अभी हम लेते हैं। ये इसके ऊपर देखो, ये नोट कर लो पहले फटाफट। अब देखो इस रिलेशन के ऊपर आपको मैं बताता हूं कि कैसे रिलेशन को हमें यूज में लेना है। मान लो उसने हमसे बोला कि भाई
PCl5 है और ये सामने दे रहा है PCl3 प्लस Cl2 के साथ में। तो प्यारे बच्चों, हमें रोज़ लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिज़िक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको ये बताना है व्हाट इज द रिलेशन केसी और आयतन के बीच में, पात्र के आयतन के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है यार, KC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर डेल्टा Ng होता है। इसके लिए अगर मैं डेल्टा Ng कैलकुलेट करूं तो क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल जो कि गैस हो माइनस रिएक्टेंट के मोल जो कि गैस हो। प्रोडक्ट में टोटल कितना है 2, रिएक्टेंट में कितना है 1, यानी 1 हो जाएगा। यानी KC क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। डेल्टा Ng की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बच्चों देखो एक एग्जांपल हमने देखा कि भाई KC और डेल्टा जो V है उसके बीच में क्या रिलेशन है। एक और एग्जांपल समझो, मान लो H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI, ये हमें दिया हुआ है। अब बोलो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इधर भी 2 मोल है टोटल और इधर भी 1 और 1 2 मोल है टोटल। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब KC और V के बीच में रिलेशन देखते हैं। सो KC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर डेल्टा Ng। इट मीन्स KC इज इक्वल्स टू 1/V की पावर 0, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी इसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, यह आयतन पर निर्भर नहीं करता है, यह आयतन पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, यही तो रिलेशन आ रहा है ना, नहीं करता है। तो इसके लिए KC एक्सप्रेशन क्या होगा, मोल्स ऑफ HI की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 इंटू मोल्स ऑफ I2 है। वॉल्यूम वाला जो रीजन है वो तो 0 यानी वो तो 1 बन चुका है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप कैलकुलेशन से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो जैसे वो वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों, क्या इक्वेशन है, H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है। आप 19 का मान लो स्क्वायर करोगे, वो सब करोगे, तो उन सब से बचने के लिए सीधे इस वाले लॉजिक का इस्तेमाल कर लो। तुमने देखा यार वॉल्यूम कितना है, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, 0, तो वॉल्यूम तो एक्सप्रेशन में ही नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, NH2 की पावर HI की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 इंटू मोल्स ऑफ I2। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो। इसके कितने दिए हुए हैं भाई, HI के 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 4 आ जाएगा। ये आ गया आपके KC का एक्सप्रेशन। तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 से डिवाइड करके क्या कर लो, उसको भाई तुम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर कंसंट्रेशन पुट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो शॉर्ट तरीके से करने का मैं आपको लॉजिक समझा रहा था। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अपने को अमोनिया वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। तो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू देखते हैं। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 प्लस 3 यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, अब KC का एक्सप्रेशन लिखना है मान लीजिए मेरे को, तो KC का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया की पावर 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर
3। 1 अपॉन वॉल्यूम की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एनजी। ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू -2 तुम्हारे सामने है। मोल ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोल ऑफ N2 इंटू मोल ऑफ H2 की पावर 3 और वॉल्यूम की पावर -2 हो गया। ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 और वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना टाइम मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं। जब तुम एग्जाम में करोगे ना तो ये कन्वर्जन में इतनी सारी स्टेप्स तुम्हें नहीं करनी है, डायरेक्ट करना है सीधे। 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एनजी -2 पुट किया, यानी ऊपर जाके वी की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ मोल्स पुट किए, स्क्वायर क्यूब किया, सॉल्व किया, केसी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, आई नहीं आई कहानी समझ में? तो ये क्या है बेटा, हमारा रिलेशन बोल सकते हो, या ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें मोल दिए हो और आयतन दिया हो सामने पर, उनको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो नोट कर लो। अभी केस नंबर 2 पर चलते हैं। अभी हम केस नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। तो केस नंबर 2 जो है उसमें क्या है, हमें साम्य पर, ठीक है, साम्य पर मोल तथा कुल दाब दिया गया हो। ठीक है, अगर ऐसा दिया गया हो तो कैसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको अभी हम समझते हैं। तो देखो, उसके लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। अच्छा, डाल्टन का लॉजिक मैं हालांकि आपको सिखा चुका हूं, एक बार दोबारा से चाहो तो समझ लो। डाल्टन के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर मेरे को निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, उस गैस के मोल अंश के गुणा टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ये किसका सिद्धांत है, हमारा डाल्टन का सिद्धांत है। ठीक है, चलो भाई अभी साम्य पर बात करते हैं। तो साम्य पर ये जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है, अब इस इक्वेशन में क्या है बच्चों, यहाँ पे 10, 5, 10 और वो P इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 50 ATM। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, साम्य पर सबसे पहले मोल अंश ज्ञात कर लेता हूं। ठीक है, तो साम्य पर मोल अंश नाइट्रोजन का कैसे निकालोगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल गुणा टोटल प्रेशर। बोलो, यही लॉजिक होता है ना। मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मोल अंश निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना है बेटा, 10 अपॉन टोटल मोल 10, 10, 20 और 5, 25, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/5 क्या आ गया, मोल अंश आ गया। तो बोलो आंशिक दाब क्या होगा नाइट्रोजन गैस का, इसका फॉर्मूला होगा मोल अंश नाइट्रोजन गैस का इनटू टोटल प्रेशर। मोल अंश कितना है, 2/5, टोटल प्रेशर कितना है अपना 50, यानी कितना हो जाएगा, ये कट गया भाई 10, यानी कि 20 ATM जो होगा इसका आंशिक दाब आ जाएगा साम्य पर। ऐसे ही मैं बाकियों के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूं। ठीक है, तो मोल अंश, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं अभी देखना। मोल आंशिक दाब हाइड्रोजन का क्या होगा, मोल अंश हाइड्रोजन का इनटू टोटल प्रेशर। मोल अंश हाइड्रोजन का क्या होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है बोलो साम्य पर 5 और टोटल कितने थे अपने 25 गुणा टोटल प्रेशर कितना है 50, तो 25 दूनी 50 यानी कि 10 ATM जो है आंशिक दाब आ जाएगा हाइड्रोजन का। अभी आंशिक दाब अमोनिया का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, आंशिक दाब अमोनिया का भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल अंश अमोनिया का इंटू टोटल प्रेशर। मोल अंश अमोनिया का क्या होगा बेटा, मोल अमोनिया के अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। मोल अमोनिया के कितने हैं 10/25 गुणा 50 यानी कि 20 ATM हो गया। अभी Kp का फॉर्मूला लगाता हूं। Kp का फॉर्मूला क्या होगा, आंशिक दाब अमोनिया का इसकी पावर 2
अपॉन आंशिक दाब नाइट्रोजन का इंटू आंशिक दाब हाइड्रोजन की पावर 3। ठीक है, अभी आंशिक दाब अमोनिया का कितना है बेटा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आंशिक दाब हाइड्रोजन का कितना है बेटा 10, ठीक है 10 की पावर 3, और नाइट्रोजन का कितना है 20। एक 20 से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच रहा है अपना यहाँ पे भाई 20 अपॉन 1000। सॉल्व किया तो 2 इंटू 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा बच्चों, इसके Kp की वैल्यू आ जाएगी। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में? तो एक बार दोबारा समझा दूं आप लोगों को कि भाई डाल्टन का लॉजिक इस्तेमाल करना है हमें। डाल्टन का लॉजिक क्या है, गैस का आंशिक दाब जो है वो मोल अंश होता है उस गैस गुणा टोटल दाब के गुणनफल के बराबर आता है। ये हमें एक इक्वेशन दी थी, इक्विलिब्रियम पे मोल दिए हैं, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 50 atm सामने पर। मैंने क्या किया, सबसे पहले सभी का आंशिक दाब निकाल लिया, Kp निकालना था क्योंकि मेरे को आंशिक दाब का फॉर्मूला मोल अंश गुणा टोटल दाब, इसका 20 आया, इसका 10 आया, इसका 20 आया। Kp का फॉर्मूला लगाया, आंशिक दाब अमोनिया की पावर 2 अपॉन आंशिक दाब नाइट्रोजन अपॉन आंशिक दाब हाइड्रोजन की पावर 3, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा और क्या मिल गया मुझे, Kp की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है हमें, PCl5 सामने में है PCl3 प्लस Cl2 के साथ में, और इक्विलिब्रियम समय पर मोल दिए हुए बेटा इसके 10, इसके 5 और इसके 10, और टोटल प्रेशर जो है वो कितना है हमारा 100 atm दिया गया है। ठीक है, चलो अभी यहां पर अपने को Kp फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Kp फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब PCl5 का क्या होगा बच्चों, मोल अंश PCl5, ठीक है, इंटू टोटल प्रेशर। मोल अंश निकालने के लिए क्या होगा, मोल ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल पार्शियल प्रेशर। मोल ऑफ PCl5 कितने हैं 10, टोटल मोल कितने हैं 25, और टोटल प्रेशर कितना है 100, यानी 40 atm जो है बच्चों इसका आंशिक दाब आ जाएगा। इसी तरीके से आंशिक दाब हमें निकालना है PCl3 का, तो क्या हो जाएगा, मोल अंश PCl3 के इंटू टोटल प्रेशर हो जाएगा। अब मोल अंश कितने होंगे PCl3 के, 5/25 इंटू टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 20 atm इसका आंशिक दाब आ जाएगा। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है डायरेक्ट भाई कितना होगा? देखो इन दोनों के मोल अंश बराबर आने वाले हैं, तो इन दोनों का आंशिक दाब भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी 40 होगा। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, 10/25 गुणा 100, यानी कि 40 atm क्या हो जाएगा, इसका आंशिक दाब हो जाएगा। अभी Kp निकालना है तो Kp का फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा, PCl3 का आंशिक दाब गुणा Cl2 का आंशिक दाब बटा PCl5 का आंशिक दाब। वैल्यूज पुट करते हैं तो Kp क्या होगा, PCl3 का आंशिक दाब कितना है भाई 20 गुणा Cl2 का कितना है 40 बटा PCl5 का कितना है 40, यानी Kp की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आने वाली है तुम्हारे पास 20। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, आंशिक दाब कैलकुलेट करने के बाद में Kp की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी एक और रिलेशन हम लोग समझते हैं बच्चों। वो जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, हमारा जो डेल्टा Ng है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स हैं, Kp है, उनके बीच में रिलेशंस है। तो देखो मान लो एक जनरल इक्वेशन है AA प्लस BB, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD। ठीक है, इसके लिए Kp जो है वो हमारा क्या है, साम्य नियतांक है, और P टोटल जो है वो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है। ठीक है, अब अगर मैं Kp का एक्सप्रेशन लिखूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B।
पार्शियल प्रेशर को कैसे लिख सकता हूं मैं, मोल अंश गुणा टोटल प्रेशर। तो पार्शियल मोल अंश C गुणा टोटल प्रेशर की पावर C, मोल अंश D गुणा टोटल प्रेशर की पावर D। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। अपॉन मोल अंश A गुणा टोटल प्रेशर की पावर A इंटू मोल अंश B गुणा टोटल प्रेशर की पावर B। बोलो ठीक है ना यहाँ तक? चलो इसको थोड़ा सा और अपन अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, XC क्या हो जाएगा? तो XC हो जाएगा मोल ऑफ C अपॉन टोटल इंटू PT की पावर, या PT एक साथ ले लेंगे, इसकी पावर C, मोल ऑफ D अपॉन टोटल मोल की पावर D, और PT की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, C प्लस D। ठीक है, बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल की पावर A इंटू मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल की पावर B इंटू P टोटल की पावर A प्लस D। ठीक है, अब देखो NT CD यानी PT अपॉन NT की पावर C प्लस D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मोल ऑफ C की पावर C इंटू मोल ऑफ D की पावर D अपॉन मोल ऑफ A की पावर A इंटू मोल ऑफ B की पावर B। यहाँ से क्या हो गया, PT की पावर C प्लस D और 1 अपॉन NT की पावर C प्लस D, यानी कि PT अपॉन NT की पावर C प्लस D अपॉन PT अपॉन NT की पावर A प्लस D। इसको और अगर हम इकट्ठा करें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई NC की पावर C इंटू ND की पावर D अपॉन NA की पावर A इंटू NB की पावर B इंटू PT अपॉन NT की पावर डेल्टा NG। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो Kp को अगर आप रिलेट करो टोटल प्रेशर के साथ में, तो Kp क्या हो जाएगा, PT की पावर डेल्टा Ng हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PT की पावर डेल्टा Ng, जबकि याद करो Kc में क्या रिलेशन आता था, 1 अपॉन V की पावर डेल्टा Ng। ये याद रखो ताकि डायरेक्टली एग्जाम में हम क्या कर सकें, इसका इस्तेमाल करके आसानी से टाइम बचाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, Kp का रिलेशन हो गया PT डेल्टा Ng के साथ में। क्लियर? तो मोल आपको दिए गए रहेंगे, टोटल प्रेशर आपको दिया गया रहेगा, आपको नॉर्मली क्या है सॉल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बताता हूं आपको, ठीक है, शॉर्ट तरीके से उसको हम करने वाले हैं। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन है, CaCO3 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके लिए Kp की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और इक्विलिब्रियम टाइम में इसके मोल दिए हुए हैं 5 मोल और टोटल प्रेशर दिया हुआ है 50 atm एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। ठीक है, तो डायरेक्ट ये रिलेशन इस्तेमाल करता हूं, Kp इज इक्वल टू, अच्छा इसमें CaCO3 के मोल नहीं आएंगे, CaO के मोल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? क्योंकि Kp का एक्सप्रेशन है तो आंशिक दाब होना जरूरी है। ये दोनों जो ठोस हैं भाई, सॉलिड है ना ये तो सॉलिड प्रेशर कैसे दे सकते भाई? लोहा कुर्सी ये प्रेशर देती है क्या? नहीं देती है ना। अगर हवा होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो प्रेशर इंप्लीमेंट करेगी। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1 के बराबर। और अगर ये लॉजिक लगाओगे तो यहां से भी तुम्हारा सीधे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2
की पावर कितना है यहाँ पे 1 है, और टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल इनके मोल भी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना, केपी के एक्सप्रेशन में इनका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ सीधे क्या हो जाएगा 1 की पावर डेल्टा एन जी, तो इसके लिए डेल्टा एन जी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वैल्यूज पुट कर लो अभी, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 अपने को कितना दिया है 5 मोल, टोटल प्रेशर कितना दिया है 50 की पावर 1, यानी 5 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलो अभी ये तो हो गया हमारा CaCO3 का क्वेश्चन कि भाई CaCO3 सॉलिड है, उसने CaO बनाया और CO2 बनाया। यहाँ पे इसके कितने मोल मिल गए हमको, 5 मोल मिल गए, और टोटल प्रेशर दिया था इसने 50 ATM था, तो Kp क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा अपना, इंटू P टोटल अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लॉजिक लगाते हैं ये वाले कंसेप्ट के हिसाब से, तो Nc की पावर C और Nd की पावर D, Na की पावर A, Nb की पावर B, तो यहाँ पे केवल कौन से मोल्स आने हैं, गैस वाले मोल्स आने हैं, जो सॉलिड या लिक्विड है ना वो मोल्स हमारे नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमारा गैस केवल एक ही था, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कितने मोल दिए हैं 5 मोल अपने को दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैंने मोल्स ऑफ CO2 पुट किया कितना 5, ठीक है, और यहाँ क्या था टोटल मोल अपॉन Nt, और इधर की तरफ कितना था डेल्टा Ng, तो Pt की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो Pt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो यहाँ पे हमने 50 पुट किया, तो 5 जा कितना हो जाएगा 250 अपना कैलकुलेट होके यहाँ से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दो, ये जब हमने डेरिवेशन किया था इसमें सारे कंपोनेंट्स कौन से थे, हमारे गैसियस कंपोनेंट थे, ठीक है। तो ये जहाँ पे डेरिवेशन खत्म हुआ है ना अपना, यहाँ पे लिख लेना ऑल कंपोनेंट्स, है ना, यहाँ पे लिख लो सभी घटक गैसीय अवस्था में होने चाहिए, सभी घटक गैसीय अवस्था में होने चाहिए। कौन सी अवस्था में होने चाहिए, गैसीय अवस्था में। उसके बाद लिखो यदि एक भी घटक दूसरी अवस्था में होगा, यदि एक भी घटक दूसरी अवस्था में होगा तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो उस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं नॉर्मल कंसेप्ट, तो नॉर्मल कंसेप्ट क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं, Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब इसके अंदर जो ये टोटल मोल्स अपने को दिए हैं दैट इज 50 ATM, वो केवल किसकी वजह से आया होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आया होगा। तो यहाँ 5 मोल होता, उसकी जगह 2 मोल होता, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना 50 आंसर हो जाएगा, यानी इसके लिए Kp की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे कुछ कंपोनेंट सॉलिड या फिर गैस की फॉर्म में हैं। आगे बात समझ में। तो बच्चों अभी एक एग्जांपल देखा था हमने, फर्स्ट एग्जांपल ना, फर्स्ट एग्जांपल देखो N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, 10 5 10 मोल्स दिए गए थे, P सामने पर कितना था 50 ATM था। अभी सीधे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, Kp इज इक्वल्स टू, ठीक है, मोल्स ऑफ अमोनिया की पावर 2, जो हमारा रिलेशन आया था ना वो लगा रहा हूं, मोल्स ऑफ N2 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 इंटू P टोटल अपॉन टोटल मोल्स की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। Kp इक्वल्स टू मोल ऑफ NH3 कितना है 10 की पावर 2 अपॉन N2 कितना है 10, 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल प्रेशर कितना है 50, टोटल मोल कितना है 10 10 20 5 25 की पावर डेल्टा Ng कितनी हो गई भाई -2 हो गई। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको,
Kp इक्वल्स टू एक 10 से एक 10 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। ये बचा भाई आपका 10 और ये बचा 5 5 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 25/50 है ना। ये इसको पहले यही कैंसिल कर लेते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो 2 की पावर -2 है, यानी 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 10/125 इंटू 1/2 2 जा कितना होता है 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 10 और ये हो गया भाई अपना 5 4 जा 20 का 0, 2 4 2 जा 8 9 10 का 0, 4 1 जा 4 और 1 5, 500 आ गया। अभी Kp बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, 1/50 आ गया। 1/50 का मतलब कितना हो गया 2/100 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -2। यही आंसर आ रहा था अपना उस नॉर्मल लॉजिक से भी, पार्शियल प्रेशर वाले से। तो देखो अगर सारे कंपोनेंट्स गैसियस फॉर्म में हैं तो हमारा आंसर क्या है बेटा, सेम आना है। चाहे आप पार्शियल प्रेशर से करो, चाहे आप किससे करो, Kp वाले एक्सप्रेशन से करो, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या था देखो, Kp बराबर हमने लॉजिक लगाया मोल्स ऑफ CO2 टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स की पावर 1। यहां पे क्या हो गया अपना Kp इक्वल्स टू मोल्स कितने हैं 5 मोल है, Pt कितना था 50 था, तो कितना आ रहा था 250, जबकि इस लॉजिक से क्या आ रहा है अपना 50 आ रहा है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि भाई आपको क्या करना है, जब सारे गैसियस कंपोनेंट हो तो ही ये वाला लॉजिक इस्तेमाल करना है। अगर सारे गैसियस कंपोनेंट नहीं हो तो इसको ये वाले लॉजिक से मत करो, इसको नॉर्मल डाल्टन्स वाले लॉजिक से यूज करो। तो इसका आंसर बेटा ये नहीं होगा, क्या होगा 50 होगा। क्लियर है? चलो अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुरू करते हैं बच्चों, यानी वियोजन की मात्रा, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अल्फा होता है। देखो अल्फा क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, यानी कितने मोल्स आपके टूटे बटा टोटल मोल, यानी कुल मोलों की संख्या, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पे बेटा जो अल्फा का फॉर्मूला है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई C अल्फा है या मोल है, वो कैसे टूटेंगे। अभी कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोग C लेंगे और अल्फा वियोजन की मात्रा, और हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। A2 प्लस हाफ ऑफ B2, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम विद, मान लीजिए ये हो गया हमारा A2B। सारे गैसियस कंपोनेंट हैं, सॉलिड कोई नहीं है या लिक्विड कोई नहीं है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसकी हमने C कंसंट्रेशन ले ली, इसकी भी C कंसंट्रेशन ले ली, ये हमें नहीं पता भाई। तो इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा बेटा, ये C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा हाफ ऑफ C अल्फा, ठीक है। अच्छा ये डिसोसिएट होगा, ये भी कितना डिसोसिएट होगा, C माइनस C अल्फा बाय 2, यानी C1 माइनस अल्फा बाय 2, और ये कितना बनेगा हमारा C अल्फा। ये लॉजिक आपको आ गया। अब ये वाला जो बच्चों मैंने लॉजिक समझाया था ना, ये कब इस्तेमाल करना है, जब हमें सांद्रता दे। अगर हमें मान लो इसी इक्वेशन के लिए वो मोल की संख्या देता, किसकी संख्या देता बेटा, मोल की संख्या, तो मोल का कंसेप्ट तो तुम्हें इस्तेमाल करना आता है यार। कैसे, इसके मान लो तुम्हें क्या दे दिए, 2 मोल दे दिए, और इसके मान लो तुम्हें कितने दे दिए, 2 मोल इसके भी दे दिए, और ये तो होगा नहीं। अब सामने पर मान लो A2 जो है वो बच्चों आपका डिसोसिएट हो रहा है x मोल, तो 2 माइनस एक्स, इसका 2 माइनस एक्स बाय 2 बचेगा, और इसका कितना बनेगा, x बनेगा, ठीक है। अगर मान लो एक और इक्वेशन लेते हैं, A2 प्लस 3/2B2 इज इन इक्विलिब्रियम विद, ये कितना हो जाएगा, A2B3 सब गैस है, ठीक है। उसने बोला जो A2 के लिए वियोजन की मात्रा, किसकी मात्रा भैया, वियोजन की मात्रा 20% है। कितने प्रतिशत है भाई, 20% है।
और टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसके मान लो 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है, ये तो होगा नहीं। तो साम्य पर भैया क्या होगा, 1 का 20% कितना होता है 0.2, यानी खर्च कितना हो गया 0.2। अब ये तो बेटा A2 का 20% था, तो तुमने 20% के हिसाब से निकाल लिया कि यार 0.2 जो है वो खर्च हो गया। 1 का 20% निकाला ना, 0.2 खर्च हो गया। अब स्टाइकोमेट्री का इस्तेमाल करो, इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 3/2 मोल जाएगा, तो इसका 0.2 जाएगा तो इसका 3/2 गुणा 0.2 जाएगा, तो 3/2 गुणा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.1, यानी भैया कितना हो जाएगा 0.3 जाएगा। यानी इसका कितना खर्च होगा 1 माइनस 0.3, इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल बनेगा, यानी 0.2 जाएगा तो 0.2 मोल बनेगा। ये आ गए मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करो, आपको क्या मिल जाएगा, केसी के एक्सप्रेशन के लिए डेटा मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर मोल है बच्चों, तो मोल में क्या दिया है, प्रतिशत दिया है तो ऐसे करना है, नहीं दिया है तो ऐसे करना है, कंसंट्रेशन में हमें इस तरीके से करना है, सेम यही तरीका। अगर परसेंटेज दिया है तो ऐसे, नहीं दिया तो एक्स मानते हुए करना है। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँच जाएंगे।